नमस्कार दोस्तों। हमने दोस्तों पहले के वीडियो में जो संसद के बारे में चल रहा था उस टॉपिक में हमने जाना लोकसभा के बारे में, और आज के टॉपिक में हम राज्यसभा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उस टॉपिक में हमने लोकसभा से संबंधित जो भी अनुच्छेद थे, जो भी तथ्य थे, उनकी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई। आज के वीडियो में हम राज्यसभा से संबंधित, जो कि संसद का दूसरा सदन या विद्वानों का सदन कहलाता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम चालू करते हैं अपना टॉपिक। अपना टॉपिक रहेगा आज संसद का सदन, उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 18 में दिया गया है, जबकि हमने संसद को जाना अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में हमने संसद के बारे में जाना, और उसके बाद में हमने लोकसभा और राज्यसभा यानी कि राज्यसभा अनुच्छेद 18 और लोकसभा अनुच्छेद 81 यानी कि अनुच्छेद 80 में हमने राज्यसभा के बारे में जानकारी उस दिन ले ली थी, और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में ले ली थी। तो अनुच्छेद 80 में क्या है? अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। राज्यसभा स्टेट ऑफ काउंसिल कहते हैं इसको। उच्च सदन, विद्वानों का सदन या विशेषज्ञों का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक कला, साहित्य और अनेक क्षेत्रों से आने वाले जो विद्वान होते हैं द्वारा मनोनीत, तो उनके द्वारा मनोनीत सदस्य यानी विशेषज्ञ होते हैं अपने क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में हो सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र में हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हो सकते हैं, समाज के क्षेत्र में हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें विशेषज्ञों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो हम आज इसकी संरचना, इसके कैसे चुनाव निर्वाचन होते हैं, इसकी क्या योग्यता है सदस्यों की इनकी, और इसके जो सभापति वो कौन होते हैं, इस प्रकार हम नए नए तथ्यों के बारे में आज के वीडियो में जानकारी लेंगे। तो देखते हैं राज्यसभा टॉपिक। राज्यसभा में हम देखते हैं कि राज्यसभा क्या होती है। एक तो स्थायी सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? एक स्थायी सदन होता है। यानी कि पहली बात तो स्थायी सदन इसलिए होता है क्योंकि इसके जो निर्वाचन होते हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद होते हैं। यानी कहने का अर्थ होता है कि मतलब प्रति 2 वर्ष बाद इसके क्या होते हैं? निर्वाचन होते हैं, और जिसमें से क्या है 1/3 यानी 1/3 सदस्य क्या होते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनकी जगह दूसरे सदस्य आ जाते हैं। तो इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं स्थायी सदन। कौन सा सदन? स्थायी सदन कहते हैं। किसको स्थायी सदन कहते हैं? तो स्थायी सदन कहते हैं राज्यसभा को। यह राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। उच्च सदन, विद्वानों का सदन, विद्वानों का सदन, और विशेषज्ञों का सदन। ये एक स्थायी सदन है क्योंकि इसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो 1/3 यानी 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या करते हैं? 2 वर्ष में क्या करते हैं? प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अवकाश ग्रहण करते हैं प्रति 2 वर्ष बाद। यह अनुसूची 4 में बताया गया है। तो हम देखते हैं कि जो राज्यसभा है, हमारे देश में राज्यसभा को इतनी पावर तो है नहीं जितनी अमेरिका में सीनेट को है। सीनेट क्या है? अमेरिका का उच्च सदन है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि अमेरिका में जो उच्च सदन सीनेट है उसको जितनी पावर है उतनी पावर हमारे यहाँ पर किसको नहीं है? राज्यसभा को नहीं है। उतनी पावर किसको दे रखी है? लोकसभा को दे रखी है। ये हमको जानकारी लेनी है। ठीक है, ये ध्यान भी रखना है। तो हमने देखा राज्यसभा अनुच्छेद 80 में वर्णन है। उच्च सदन, विद्वानों का सदन, विशेषज्ञों का सदन भी कहते हैं। यह एक स्थायी सदन है, या स्थायी एक तरह का स्थायी सदन तो है ही, इसके साथ ही क्या है? ये विद्वानों का सदन भी, विशेषज्ञों का सदन भी है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या ग्रहण करते हैं?
प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये बात भी जानकारी ली। इसके बाद में हमने जाना कि अमेरिका में जो सीनेट होती है, जो एज ए राजस्थान जैसे एज ए राज्यसभा, यानी एज ए राज्यसभा इंडिया में है, उसी प्रकार अमेरिका में सीनेट है। ठीक है, तो जिस सीनेट को ताकत है, सीनेट कोई भी विधेयक को रोक सकती है। राष्ट्रपति को जहां पर अध्यक्षात्मक प्रणाली है, तो वहां पर क्या संस्थानात्मक नहीं है ना, तो क्या है कि वहां पर पावर किसको है, राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति को पावर कौन देता है, सीनेट, सीनेट के द्वारा दी जाती है। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ पर लोकसभा है, लेकिन लोकसभा में इतनी पावर है उतनी हमारे राज्यसभा में नहीं है जितनी अमेरिका में सीनेट को पावर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जानकारी ली। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो इसके सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं और किस किस स्टेट से कितने कितने होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लें। तो इसमें जो राज्यसभा है, इसमें जो सदस्य है वो अधिकतम कितने हो सकते हैं। राज्यसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम हो सकती है 250, यानी 250। अधिकतम हो सकती है 250। 250 में से 238 सदस्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। किससे आते हैं, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, यानी कि 238 सदस्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत। ठीक है, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ये प्रावधान थे, लेकिन वर्तमान में कितनी संख्या है, तो वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या, वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 यानी कि 245 है। 245 में से 245 सदस्यों में से 233 सदस्य हमारे कहाँ से आते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 233 सदस्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। कहाँ से आते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। और कितने सदस्य, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। जो मनोनीत किए जाते हैं वो सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान आदि के विशेषज्ञ होते हैं। साहित्य, कला और विज्ञान आदि के विशेषज्ञ होते हैं, जो राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। 233 सदस्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ये बात क्या करनी है हमको, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें से वर्तमान में 229 सदस्य स्टेट से, ठीक है, स्टेट से, और 4 सदस्य हमारे यूनिटी क्षेत्र से, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेशों से है। केंद्र शासित प्रदेशों से है 4 और 229 सदस्य है स्टेट से, यानी कि राज्यों से है। ठीक है, ये बात भी हमको ध्यान रखनी। तो हमने जानकारी ली, एक स्थायी सदन 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या 250, इसमें से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, 12 मनोनीत करता है राष्ट्रपति। अब वर्तमान में हमारे 245 हैं। 245 में से 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 12 मनोनीत साहित्य और कला विज्ञान के क्षेत्र में विद्वान होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। 229 सदस्य स्टेट से, 4 यूनिटी क्षेत्रों से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। तो यहाँ तक हमने जानकारी ली है। एक जानकारी हम लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्य सर्वाधिक किस स्टेट से आते हैं, तो सर्वाधिक आते हैं उत्तर प्रदेश से। अधिकतम कहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जो इनका प्रावधान है, उत्तर प्रदेश से कितने आते हैं, 31 सदस्य आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं, 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से आते हैं अधिकतम। ठीक है, ये ध्यान रखना हमको बात कि जो ये कितने सदस्य किस स्टेट से आएंगे,
उसका प्रावधान वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से तय किया जाता है। जिस स्टेट की जनसंख्या जितनी अधिक है उस स्टेट से उतने ही अधिक राज्यसभा सदस्य आएंगे। लेकिन हमको ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हमारे यहाँ पर आते तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हमारे यहाँ पर आते तो क्या होता, हमारे यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आते तो हमारे स्टेट कौन सा, राजस्थान में सर्वाधिक होते। लेकिन क्या यहाँ पर किससे आते हैं, यहाँ पर आते हैं वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से। तो हमारे राजस्थान से कितने आते हैं, तो हमारे राजस्थान से आते हैं हमारे कितने सदस्य, 10 सदस्य राज्यसभा में आते हैं। ये बात भी हमको क्या करनी है, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। राज्यसभा में कितने आते हैं, राज्यसभा में राजस्थान से 10 सदस्य आते हैं और उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य आते हैं। इनका आने का प्रावधान वहाँ की जनसंख्या होती है, यहाँ की जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से ही वहाँ पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और ये 1971 की जनगणना के आधार पर आते हैं। किसकी जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर चुने जाते हैं। ठीक है, ये बात हमने ध्यान रखी। अगली बात ध्यान रखेंगे हम, इसके चुनाव क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं, इसके चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। किस रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो कि कौन सी विधि के माध्यम से, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। किसके माध्यम से चुने जाते हैं, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रक्रिया के माध्यम से। तो इसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है, अप्रत्यक्ष विधि से, अप्रत्यक्ष विधि से होता है। कौन सी विधि, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से इनके सदस्यों का चुनाव होता है। और इसके चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होते हैं, जो राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और इसकी योग्यता यानी कि इनके सदस्यों की योग्यता क्या होती है, तो योग्यता में वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष हो, कितनी हो, 30 वर्ष हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, आयु 30 वर्ष हो। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें, आयु 30 वर्ष, लाभ के पद पर नहीं हो, मानसिक विकलांग नहीं होना चाहिए, मानसिक विकलांग नहीं होना चाहिए, यानी माइंड से कुछ दिवालिया या पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी हमको रखनी है। एक जानकारी लेते हैं हम कि 3 चीजें होती है, राष्ट्रपति, 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 राज्यसभा और लोकसभा। तो इस राष्ट्रपति हो सकता है 35 वर्ष, ठीक, राज्यसभा में 30 वर्ष और लोकसभा में 25 वर्ष। ठीक है, ये बात ध्यान हमको रखनी है। राष्ट्र प्रधानमंत्री 25 का हो सकता है, तो 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति, 30 वर्ष की आयु राज्यसभा और 25 वर्ष की आयु लोकसभा में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जानकारी हमने ली है कि 25 वर्ष लोकसभा जो प्रधानमंत्री बन सकता है, और लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा सदस्य 30 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष। ठीक है, तो हमने ली जानकारी, अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है, योग्यता है आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मानसिक विकलांग नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने राज्यसभा सदस्यों के बारे में, उनके चुनाव प्रणाली, उनकी योग्यता के बारे में जानकारी ले ली है। अब हम आगे की जानकारी लेंगे कि जो राज्यसभा होती है, वो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, वो सभापति क्या होते हैं कि हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही हमारे राज्यसभा के क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्योंकि जो वेतन उनको मिलता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता,
उनको वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। इसके साथ ही जो सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, चुनाव जीतकर नहीं आता, वह अलग से चुना जाता है। ये बात भी हमको क्या करनी है, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही जो सभापति होता है वो अगर किसी कार्य के लिए कहीं चला जाता है या मृत्यु कुछ भी मतलब घूमने चल जाता है विदेश में, तो उसकी जगह जो पद ग्रहण करेगा तो वो करेगा उप सभापति, क्योंकि उप सभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, सदस्यों में से ही, ठीक है ना। तो उप सभापति का चुनाव सदस्यों में से होता है और हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमको ध्यान रखनी है कि जो राज्यसभा से कुछ विशेष संदर्भ में हम जानकारी लेंगे, अनुच्छेद 2 अनुच्छेदों के बारे में जानकारी लेंगे। अनुच्छेद 249 249 के बारे में जानकारी लेंगे, अनुच्छेद 312 के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम देखते हैं राज्यसभा के कुछ विशेष संदर्भ में। तो विशेष संदर्भ में अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 में राज्यसभा का प्रावधान करेगी, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से अगर कोई विधेयक को पारित कर देती है, राज्यसभा क्या कर देती है, राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई विधेयक पारित कर देती है कोई विधेयक पारित कर देती है तो क्या होगा कि राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है। तो क्या होगा, राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र क्या बना सकता है, केंद्र कानून बना सकता है, केंद्र कानून बना सकता है। केंद्र क्या कर सकता है, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई विधेयक पारित कर देती है तो राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है। तो ये अनुच्छेद 249 की एक पावर है राज्यसभा की। उसके बाद हम एक पावर और देखते हैं, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 तो अनुच्छेद 312 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं आएगी, अखिल भारतीय सेवाएं जिनमें IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। IAS, IPS और IFS तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो ये प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित होता है, ये पुलिस क्षेत्र से, सैन्य क्षेत्र से संबंधित होता है और ये वन विभाग से संबंधित तो IFS, ठीक है ना। तो इन तीनों से जो भी प्रावधान बनाए जाएंगे, जो भी इन पर कानून बनाए जाएंगे, तो वो सर्वप्रथम इन तीनों पर जो भी कानून, इन क्षेत्रों से कोई भी कानून बनाया जाएगा, प्रशासनिक क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र और वन क्षेत्र से कोई भी प्रावधान या कानून बनाए जाएंगे तो वो सर्वप्रथम किसमें पेश होंगे, तो वो सर्वप्रथम हमारी राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। किसमें पेश किए जाएंगे, राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। ये राज्यसभा की क्या है, एक तरह की राज्यसभा की पावर है। एक बात आती है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति किसमें निहित है, यानी महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति, तो वो राष्ट्रपति हटता है, राष्ट्रपति का अलग प्रक्रिया है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में निहित है। किसमें निहित है, राज्यसभा में। राज्यसभा में निहित है, राज्यसभा में
निहित होती है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में निहित होती है। ठीक है, यहां तक हमने जानकारी ली। तो अनुच्छेद 249 में क्या है, राज्य 2/3 वोट से अगर किसी विधेयक को पारित कर देगा तो राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। यानी कि अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान है कि राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है अगर वह राज्यसभा 2/3 से पारित कर देती है। अनुच्छेद 312 में हमने जाना कि IAS, IPS और IFS तीनों सर्विसों से संबंधित कानून हमेशा राज्यसभा में बनाए जाएंगे। अगली बात हमने ये जानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया या उपराष्ट्रपति को हटाने की पावर राज्यसभा में निहित होती है। अगली बात धन विधेयक से संबंधित है। एक याद रखना है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक से संबंधित क्या प्रावधान होते हैं कि यह लोकसभा में पेश होता है। किसमें पेश होता है, यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। किसमें पेश किया जा सकता है, लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और राज्यसभा में जब जाएगा, किसमें जाएगा, राज्यसभा में जाने पर राज्यसभा को यह पावर होती है कि वह 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, लेकिन 14 दिन के बाद स्वतः ही क्या हो जाएगा, वह पारित माना जाएगा। कौन सा, वित्त विधेयक। ठीक है, धन विधेयक। ठीक है, तो धन विधेयक राज्यसभा को यह पावर होती है धन विधेयक के संबंध में रहने को, तो लोकसभा में ही वह क्या होता है, पेश होता है। लेकिन राज्यसभा को यह पावर होती है, क्या पावर होती है कि वह 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। लेकिन अगर 14 दिन तक उसने कुछ सहमति नहीं दी तो वह स्वतः ही सहमति पालेगा या स्वतः ही पारित हो जाएगा। इसके बाद में हम राज्यसभा के बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। अब एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेंगे कि वर्तमान में राज्यसभा में राजस्थान से जो 10 सदस्य हैं, राज्यसभा में राजस्थान से जो 10 सदस्य हैं, वो कौन कौन है, तो उनमें हम 10 के नाम जानेंगे। तो हमारे वर्तमान में क्या है कि कांग्रेस से सिर्फ 3 हैं और 7 क्या हैं, 7 सदस्य राज्यसभा जो सदस्य हैं वो बीजेपी से हैं, 3 सदस्य हमारे कांग्रेस से हैं। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो हमारे पहले हम बीजेपी वाले देख लेते हैं। ओम प्रकाश माथुर, कौन है, ओम प्रकाश माथुर पहला है। ओम प्रकाश माथुर, दूसरा है ओम प्रकाश माथुर के अलावा अल्फाज यानी कि केजे अल्फास। ये सब हम क्या देख रहे हैं, ये सब हम जो ओम प्रकाश माथुर, केजी अल्फास जो भी देख रहे हैं हम, ये पहले हम क्या देख रहे हैं, 7 जो बीजेपी वाले हैं उनको देख रहे हैं। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। अगला है, तीसरा है राम कुमार वर्मा। चौथा है हर्षवर्धन सिंह। ये कब तक रहेंगे, ये हमारे 2022 तक ही रहेंगे, यानी इसी साल तक रहेंगे। ठीक है, ये बीजेपी से हैं चारों ही। ठीक है, बीजेपी से, अभी और देखेंगे हम। ठीक है, इसके बाद में अगले हैं किरोड़ी लाल मीणा। अगले हैं भूपेंद्र यादव। ये दोनों भी किससे हैं, ये दोनों भी बीजेपी से हैं, ये दोनों भी बीजेपी से हैं। ठीक है, अगला है मनमोहन सिंह। ये किससे हैं, तो ये हैं कांग्रेस से। ठीक है, कांग्रेस से कौन है, मनमोहन सिंह। ठीक है, निर्विरोध थे ये। इसके बाद में
2 और थे बीजेपी से, मतलब 2 कांग्रेस से और थे, 1 बीजेपी से था। तो बीजेपी से कौन थे? राजेंद्र गहलोत। राजेंद्र गहलोत कौन थे? राजेंद्र गहलोत। ये भी किससे हैं? ये भी बीजेपी से हैं। तो बीजेपी के अपने कितने हो गए? तो बीजेपी के अपने 3, 3 6 और 1 7, ठीक है, 7 हो गए। जो हमने देखे ना, क्रोड़ीलाल मीणा, भूपेंद्र यादव और मनमोहन सिंह, ये तीनों कब तक रहेंगे? ये 24 तक रहेंगे, 2024 तक रहेंगे। जो राजेंद्र गहलोत जी हैं वो 2026 तक रहेंगे, क्योंकि इनका चुनाव अभी हुआ है 1 साल पहले। और इसमें केसी वेणुगोपाल और राजेंद्र यादव, राजेंद्र गहलोत तो हमने पढ़ लिया, केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी। केसी वेणुगोपाल ये किससे हैं? ये कांग्रेस से हैं। और कांग्रेस से कौन है? और कांग्रेस से हैं नीरज डांगी, केसी वेणुगोपाल, ये किससे हैं? ये दोनों भी किससे हैं? ये दोनों भी कांग्रेस से हैं। किससे हैं? कांग्रेस से। तो हमने देखा कि राजस्थान में जो 10 सदस्य हैं राज्यसभा में, वो हैं पहले ओम प्रकाश माथुर, केजी अल्फास बीजेपी से हैं, ये राम कुमार वर्मा ये भी बीजेपी से हैं, हर्षवर्धन सिंह ये भी बीजेपी से हैं। ये 2022 तक रहेंगे चारों ही। इसके बाद क्रोड़ीलाल मीणा, भूपेंद्र यादव, मनमोहन सिंह ये 2024 तक रहेंगे, जिनमें भूपेंद्र यादव और क्रोड़ीलाल मीणा ये बीजेपी से हैं। इसके बाद राजेंद्र गहलोत ये बीजेपी से हैं। लेकिन जो मनमोहन सिंह है और केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी, यानी कि केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी और मनमोहन सिंह, ये क्या है? ये तीनों कांग्रेस से हैं, ठीक है, ये तीनों कांग्रेस से हैं। और ये तीनों कब तक रहेंगे? तो ये तीनों रहेंगे 2026 तक, क्योंकि इनका निर्वाचन अभी हुआ है, ठीक है। तो हमने आज राज्यसभा के बारे में पूरी जानकारी ली है, जिनमें प्रमुख सदस्यों के बारे में जाना हमने, जो भी सदस्य कास्ट मतलब यूपी से सबसे अधिक है, ठीक है, ध्यान रखना 31 सदस्य हैं वहां से। और ये जो प्रावधान है सदस्यों को लेने का, वो क्या है? वो सदस्यों का प्रावधान जनसंख्या के हिसाब से लिया जाता है। तो आज हमने देखा कि संसद के 2 सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में हमने जाना, लोकसभा को हमने पहले के वीडियो में जान लिया था। तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में देखा, उच्च सदन है, ये विद्वानों का सदन है, ये विशेषज्ञों का सदन है, ये स्थायी सदन है, ठीक है। एक बार हम ब्रीफली देख लेते हैं। तो संरचना में 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। न्यूनतम कितने होंगे? न्यूनतम हमारे होंगे 245, ठीक है। न्यूनतम तो कुछ नहीं, न्यूनतम का मतलब वर्तमान में 245 है, ठीक है। अधिकतम 250। इसमें 238 राज्य और केंद्र शासित से 12 मनोनीत, और वर्तमान में 233 है। तो 233 में से 229 तो है राज्यों से और 4 हैं अपने यूनिटी क्षेत्रों से, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से। इसमें 12 सदस्य मनोनीत, तो कितने हो गए? 245 सदस्य हो गए। इनका चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, और इनका जो निर्वाचन होगा वह अप्रत्यक्ष विधि से होगा। राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन होगा। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या, यानी कि जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो यूपी में सबसे अधिक है 31, और राजस्थान में अपने 10। ये जनसंख्या जितनी होगी उसके हिसाब से चुने जाएंगे, और राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही चुने जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद जो है हमारा 80 उसके तहत राज्यसभा का प्रावधान है। इसमें 1971 की ही जनगणना का आधार होगा। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 1971 की जनगणना का आधार होगा। बाद में चाहे कितनी जनसंख्या हो जाए उससे मतलब नहीं। इसमें योग्यता में हमने देखा भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु प्राप्त हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। जैसे किसी भी सदस्य राज्यसभा लोकसभा का, तो वो लाभ का पद नहीं है, किसी भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। मानसिक मेंटल दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल घोषित नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिवालिया यानी बैंक से लोन ले लिया, वो चुकाया नहीं तो वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा कार्यकाल देखा, 6 वर्ष कार्यकाल होता है इसका। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ये अनुसूची 4 में वर्णन है। इसके बाद में उस जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है? उसका राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी उसका सभापति होता है। उसको उपराष्ट्रपति के रूप में जो वेतन मिलता है वो नहीं मिलता, उसको वेतन मिलता है किसके रूप में? एक राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन प्राप्त होता है। इसके बाद होते हैं उपसभापति। उपसभापति सदस्यों में से चुना जाते हैं, ठीक है, हरिनारायण जी जो, ठीक है। इसके बाद में हमने कुछ प्रावधान पढ़े थे मुख्य राज्यसभा से संबंधित। अनुच्छेद 249 में यह वर्णन है कि राज्यसभा में 2/3 बहुमत से कोई विधेयक पारित कर देते हैं तो राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है।
इसके बाद में अनुच्छेद देखा हमने कौन सा, अनुच्छेद 312 देखा, जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान है, जिसमें IAS, IPS, IFS, IAS में हमने देखा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय सैन्य सर्विस यानी सेवा या पुलिस सेवा, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि भारतीय वन सेवा, ठीक है। तो इन तीनों पर जो भी कानून बनाए जाएंगे, जो भी संशोधन किए जाएंगे, जो भी प्रावधान किए जाएंगे, वो राज्यसभा में ही किए जाएंगे। ये राज्यसभा की क्या है, पावर है। इसके बाद में हमने देखा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो सर्वप्रथम किस में लाई जाएगी, वो सर्वप्रथम राज्यसभा में लाई जाएगी। इसके बाद में हमने देखा धन विधेयक को 14 दिन, यानी कि राज्यसभा क्या करती है कि 14 दिन तक ही अपने पास रख सकती है धन विधेयक को, अन्यथा वह स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा, क्योंकि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होता है प्रथम, और लोकसभा को ये पावर भी है कि वह राज्यसभा में भेजेगी, तो राज्यसभा अगर पारित करे तो करे, नहीं करे तो क्या 14 दिन में अपने आप पारित हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हमने देखा कि जो एक इम्पोर्टेंट बात और भूल गए थी कि राज्यसभा जो हमारे देश में भारत में है उसको इतनी पावर नहीं है जितनी अमेरिका में, जितनी अध्यक्षात्मक प्रणाली बड़े देशों में, यानी कि अमेरिका में सीनेट को है। हमारे यहाँ पर राज्यसभा होती है, वैसे ही वहाँ क्या होती है, सीनेट होती है, प्रतिनिधि सभा भी होती है, लेकिन उसका इतना महत्व नहीं है अमेरिका में जितना सीनेट का महत्व होता है। सीनेट को जितनी पावर है ना उतनी हमारे राज्यसभा को पावर नहीं दी गई है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। और अगली बात हमने देखा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो राज्यसभा की क्या होती है, एक शक्ति होती है, यानी उपराष्ट्रपति को राज्यसभा ही हटा सकती है, ये पावर होती है। धन विधेयक 14 दिन तक रख सकती है, बात हमने जान ली। उसके बाद में हमने देखा कि जो राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा में चुने जाते थे 25 और राज्यसभा में चुने जाते हैं 10। तो 10 में कौन कौन से थे, ओम प्रकाश माथुर देखा हमने बीजेपी से, KJ अल्फास बीजेपी से, राम कुमार वर्मा बीजेपी से, और हर्षवर्धन सिंह भी बीजेपी से हैं। ये 2022 तक बने रहेंगे। उसके बाद हमने देखा क्रोड़ीलाल मीणा, भूपेंद्र यादव और इसके बाद में राजेंद्र गहलोत, ये तीनों बीजेपी से हैं, लेकिन क्रोड़ीलाल मीणा और भूपेंद्र यादव तो बने रहेंगे 2024 तक और राजेंद्र गहलोत 2026 तक, क्योंकि इनका चुनाव अभी हुआ है। उसके बाद 3 कांग्रेस से देखे हमने, मनमोहन सिंह निर्विरोध थे जो 2024 तक बने रहेंगे, जो कि कांग्रेस से हैं। उसके बाद हमने देखा केसी वेणुगोपाल, कौन से, केसी वेणुगोपाल देखा, केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी, ये दोनों कांग्रेस से हैं और ये भी राजेंद्र गहलोत की तरह 2026 तक बने रहेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने राज्यसभा से संबंधित सभी जानकारी ले ली है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिकों के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन हम अब थोड़ा रीट से संबंधित कुछ टॉपिक लेके आएंगे हम बीच में, जैसे RT से लेके आएंगे, NCF से लेके आएंगे, ठीक है ना, तो बीच बीच में लेके आएंगे, लेकिन अपना जो ये सेशन चलेगा पॉलिटी वो चलता रहेगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे अपने चैनल पर क्या है व्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, ठीक है। धन्यवाद।